हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शेरोज़ ताहिर। आज आपका लेक्चर फिजिक्स का है। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था अपना। तो पीछे मैंने आपको दो बातें ज़रा बताई थी, डायरेक्ट और इन्वर्सली के मतलब आपको मैंने 2000 चीज़ें बताई थी। उम्मीद है आपको वो याद होंगी, क्योंकि उसी के मतलब हमारा ये टॉपिक आगे चलेगा। तो मैंने डायरेक्टली में आपको डायरेक्ट और इन्वर्स की दो चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था डायरेक्टली का मतलब क्या है कि अगर एक मकदार बढ़ रही है तो दूसरी मकदार भी उसी रेशो से बढ़े। और अगर इन्वर्सली में क्या है, अगर एक मकदार बढ़ रही है तो दूसरी मकदार उसी रेशो से कम हो। ये मैं आपको पीछे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, मैंने आपको बताया था न्यूटन के 3 लॉज हैं, तो आज हमने न्यूटन का सेकंड लॉ शुरू करना है ऑफ मोशन। अच्छा, वो कह रहे हैं अब व्हेन, इसके पहले ज़रा डेफिनेशन समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं हम। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to the mass. आपको कुछ समझ नहीं लगी तो ज़रा देखते हैं, आपको समझाते हैं। मैं आपको एक ये ब्लॉक है, एक मास पड़ा हुआ मेरे पास। अब मुझे एक बात बताएं, जब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा इस मास, तो इसमें कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस कवर करेगा, इसमें मीन्स का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मुझे एक बात है, मैं अगर फोर्स ज़्यादा लगाऊं तो क्या एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? डेफिनेटली बात है, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मैं फोर्स कम लगाऊं तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। आपको बिल्कुल पता है कम प्रोड्यूस होगा। तो मीन्स कि मैं अगर फोर्स को बढ़ा रहा हूं तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, अगर मैं फोर्स को कम कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो मीन्स के फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स कि मैं समझता हूँ कि एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेशन में है। एक बात होगी, आपको मुझे उम्मीद है समझ लगी होगी। अब यही एक मास मेरे पास ये हो, स्मॉल मास हो मेरे पास, और एक मेरे पास मास हो लार्जर, इतना मास हो मेरे पास। अब मैं दोनों के ऊपर एग्जैक्ट फोर्स लगा रहा हूँ। ये देखें, इतनी फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाई और इतनी फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाई। तो मुझे बताएं कि ये ज़्यादा मूव करेगा या फिर ये ज़्यादा मूव करेगा? आप कहेंगे सर जी ये ज़्यादा मूव करेगा और ये कम मूव करेगा। तो मीन्स कि अगर मैंने मास बढ़ाया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। जब मैंने मास को बढ़ाया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो मीन्स कि जब मैंने एक मिकदार को बढ़ाया और दूसरी मिकदार कम हो गई, तो ये कौन सा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो मीन्स कि जो एक्सेलरेशन है और जो मास है, वो आपस में क्या एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन। मैंने आपको बताया था इन्वर्स हम इस तरह जाहिर करते हैं, वो आपस में क्या एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है। तो मुझे उम्मीद है आपको दो चीज़ें समझ लगी होंगी कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएं तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, लेकिन अगर मास किसी बॉडी का ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन उसमें कम प्रोड्यूस होता है। तो यही बात रहा यहाँ पे की है मैंने। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, व्हेन अ नेट, ये वाली फोर्स है, एक्ट ऑन अ बॉडी कर रही हो, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, तो उसने बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये देखें, फोर्स इस तरफ प्रोड्यूस कर रही है ना, तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स के एक बॉडी थे ना, बॉडी में फोर्स अगर इस तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही जा रहा है। ये नहीं कि आपने फोर्स इस तरफ लगाई और एक्सेलरेशन इस तरफ कवर हो रहा है, ठीक है। तो मीन्स के इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जो मैंने बात यहाँ पे कही कि फोर्स और एक्सेलरेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके मास से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन की समझ लगी होगी क्लियरली। मैंने आपको इसको 3-4 एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आगे ये दो चीज़ें अब आगे लेके चलते हैं। ये देखें, इफ अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड मास एम, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम एफ के और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन उसके मास के। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, तो फोर्स F1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो F ही आ जाएगा, तो F ओवर M आ गया। अब जाके यहाँ पे जो M है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो M A यहाँ पे आ गया और फोर्स इधर वैसे की वैसे ही रही। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम ये साइन को रिमूव करवाते हैं, इस साइन को जब भी हम रिमूव करते हैं तो हम इज इक्वल लगाते हैं और साथ में कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाते हैं। ये कॉन्स्टेंट है और ये इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ K कम्स टू बी 1,
के की वैल्यू क्या है, ये है जो भी साइंटिस्ट होता है वही इसकी कांस्टेंट की हमेशा वैल्यू देता है। तो ये न्यूटन ने डिस्क्राइब किया होता है, न्यूटन ने कहा कि के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जब के की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो क्या के की वैल्यू 1 होगी, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ इज इक्वल टू एम में ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई फोर्स की। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसको हमने आगे बहुत सारे अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है, बहुत बार हमने इस फार्मूले को देखना और आगे लेकर चलना है, हमारे बहुत काम आएगा। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यही बात हमेशा याद रखिएगा कि फोर्स का जब भी कभी फोर्स का वर्ड आ जाए कहीं भी, उसका यूनिट हमेशा क्या होगा, न्यूटन। उसका यूनिट हमेशा क्या होगा, न्यूटन होगा। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जब भी कभी फोर्स का वर्ड जहाँ मर्जी आ जाए उसका यूनिट हमेशा क्या होगा, न्यूटन। तो ये एक इसकी ये सारी की सारी डेरिवेशन थी। इसको करने की दोबारा देखेंगे, हमने ये पीछे 2 बातें ये पीछे देखी, फिर हमने इनको कंबाइन किया और फिर हमने एम इधर डिवाइड से के मल्टीप्लाई हो गया, तो एफ डायरेक्टली पोर्शन के आगे एम ए आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने जब भी कभी इस साइन को रिमूव करते हैं तो हम कभी बराबर और कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे के था, सॉरी ये ज़रा उसके ऊपर ही चला गया, के यहाँ पे क्या था, उसकी वैल्यू उसने न्यूटन ने दी है 1 है, तो हमने 1 पुट की, तो एफ इज इक्वल टू एम ए हमारे पास फार्मूला बन गया फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम है। हमें कभी भी मास रिएक्शन दिया हो तो हम उसकी फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला लाजमी याद रखिएगा। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो चलिए इधर न्यूटन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और कई सालों से आ रहा है। उर्दू वाले ज़रा सुनने, उर्दू वाले में क्या है कि फोर्स के यूनिट की तारीफ करें, और इंग्लिश में क्या है, डिफाइन द यूनिट ऑफ द फोर्स, डिफाइन द यूनिट। अब बच्चे यहाँ पे फोर्स देखते हैं ना, वो समझते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन पूछी है हमसे, जबकि फोर्स की डेफिनेशन नहीं है, ये किसके है, यूनिट ऑफ द फोर्स। तो यूनिट ऑफ द फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है हमेशा, मैंने भी आपको बताया न्यूटन। तो मीन्स कि न्यूटन की डेफिनेशन पूछते हैं आपसे हमेशा, किसकी डेफिनेशन पूछते हैं, न्यूटन की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो सवाल को हमेशा पेपर में बहुत गौर से देखिएगा, कुछ ट्रिकी सवाल भी होते हैं पेपर में आपका माइंड चेक करने के लिए। तो डिफाइन द यूनिट ऑफ द फोर्स, ये मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है, और एक इसका आता है न्यूटन, डिफाइन न्यूटन। तो न्यूटन की तरह आप हमेशा बात याद रखेंगे, जब भी कोई साइंटिस्ट होता है वो अपना जितने भी हम यूनिट पढ़ेंगे किसी भी चीज़ के, जिसने उस चीज़ को, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया होगा उसी अपने नाम के ऊपर उसका यूनिट रखता है। तो फोर्स को न्यूटन ने डिफाइन किया हुआ है, तो उसने अपने नाम के ऊपर इसका यूनिट रखा हुआ है न्यूटन। फार्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। हमेशा याद रखिएगा फार्मूले से यूनिट बनते हैं। तो मास का यूनिट क्या होता है, डेफिनेटली बात आपको पता है कि मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और एक्शन का पीछे हम चैप्टर 2 में यूनिट पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो के जी एम एस माइनस 2। तो ये कितना फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो मीन्स मैं कह सकता हूँ कि न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी, नीचे देखते हैं, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि अगर किसी बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा किया जाए और उस बॉडी का मास कितना हो, इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। मीन्स अगर किसी बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा किया जाए और उस बॉडी का मास कितना हो, 1 किलोग्राम, तो जो फोर्स होगी वो फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन होगी। वो फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन। मीन्स कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, मास कितना उसका 1 किलोग्राम, और उसमें हम 1 मीटर पर सेकंड का ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दें, तो वो कितनी होगी, वो 1 न्यूटन होगी फोर्स। वो फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड न्यूटन कहते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड, सॉरी यूनिट होता है स्टैंडर्ड है किसी को चीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो मीन्स कि किसी भी 1 किलोग्राम मास वाले में 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाए तो वो कितनी फोर्स होगी उसकी, 1 न्यूटन। तो आगे हम चलते हैं, इसको हम बाद में करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ तक कि आपका टॉपिक देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसका टेस्ट आपको ऐसे ही सैटरडे के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। जो भी आपका काम है उसको रेगुलर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।